हेलो ऑल। आई एम रियली सॉरी कि मेरी लास्ट वीडियो और इस वीडियो में थोड़ा गैप आ गया है। आई विल ट्राई टू बी एज मच कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। मैंने अपनी पुरानी दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की बनाऊं ताकि आप लोग आराम से सुन सकें और उससे जितना हो सके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल सकें। एक कॉपी पेन अपने पास रखिएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते जाइएगा। स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं बीच में स्लाइड्स के। एंड आपको जो भी मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए लगे तो आप कमेंट्स में कमेंट दे सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दूंगा। आई एम रियली सॉरी जो भी पीछे डिले हुआ है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टर्म्स अहेड। ये अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बात कर रहे हैं टर्म इनकम की। इनकम एक बहुत प्यारा वर्ड है और हम सब बचपन से इनकम वर्ड को सुनते आए हैं। इनकम वर्ड का यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया गया है वो है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मैं टर्म रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपको बता चुका हूँ पीछे के सेकंड जो मेरा वीडियो था उसमें। वैसे ये जो फॉर्मूला है ये आइडली जिस इनकम को डिनोट कर रहा है उस इनकम को हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है। कई लोग प्रॉफिट और इनकम को सिंबॉलिकली एक ही मान लेते हैं बट अकाउंट्स में क्लास 11th में ही इनकम वर्ड और प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आपके बिजनेस के ऑपरेशन से जो इनकम जनरेट होती है, आपका बिजनेस अगर है कॉटन शर्ट्स बेचने का और उस ऑपरेशन से उस एक्टिविटी से अगर आपको इनकम मिल रही है, आप शर्ट्स बेचते हो 1 लाख की और शर्ट्स बनाने में आपका खर्चा हुआ था 70,000 का और डिफरेंस आया 1 लाख माइनस 70 30,000। तो ये डिफरेंस आपका प्रॉफिट नाम की इनकम कहलाएगा। इनकम में उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी? प्रॉफिट। और उसका फॉर्मूला यही लगेगा। बट अगर आप कोई और काम कर रहे हो जो बिजनेस से हटके है या बिजनेस से सीधा कनेक्टेड नहीं है, शर्ट्स के काम से कनेक्टेड नहीं है, कोई और काम आपने किया, जैसे कि आपने कोई पुरानी मशीन किसी बंदे को दे दी और आपको उम्मीद नहीं थी पर उसके आपको 10,000 रुपए मिल गए, तो ये टाइप का जो इनकम हुआ है इसे हम कहते हैं गेन। तो इनकम के अंदर ये दो कैटेगरीज आती हैं, प्रॉफिट और गेन। और यहां जो फॉर्मूला है वो आइडली प्रॉफिट का मैंने आपको बताया है। तो वही मैंने यहाँ पे बताया कि सिंबॉलिकली हम प्रॉफिट वर्ड को ही इनकम मान लेते हैं बट एक्चुअल में बिजनेस के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट के अलावा और भी गेन्स होते हैं, जैसे कि किसी एसेट को बेचने पे हुआ। यहां मैंने एग्जांपल लिया एक बिजनेस का जो गुड्स बेच रहा है बनाकर। अब वो गुड्स में आप कोई भी आइटम ले सकते हो, जैसे कि एयर कंडीशनर्स, टी शर्ट्स, है ना, कैप्स, मोबाइल फोन्स, जो एक फर्म बना के बेचती है। और उसको मान लीजिए बेचने पे रेवेन्यू हो रहा है 20 का एंड एक्सपेंस आ रहे हैं 12,000 के। तो जो इनकम आएगी वो होगी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, 20 माइनस 12 यानी 8,000 रुपए की। ठीक है। अब यहां इनकम प्रॉफिट का ही रूप ले रही है बट अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट वी ऑल्सो हैव अदर टाइप्स ऑफ इनकम्स जिन्हें हम कहते हैं गेन्स। ठीक है। नाउ प्रॉफिट। प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इनकम है बिजनेस के लिए। प्रॉफिट ही रीजन है कि क्यों आप बिजनेस को शुरू करते हो। कोई भी व्यापार, चाहे वो कार्स बनाने का हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स बनाने का हो, कैप्स बनाने का हो, शर्ट्स बनाने का हो, घड़ियां बनाने का हो, उसका पर्पज यही है कि जितने की वो चीज बने उससे कहीं ज्यादा पे वो चीज बिके ताकि हमें रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट नाम की इनकम हाथ में मिले। ये हमारे बिजनेस के कोर ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होता है। तो अगर मेरा काम है ब्रांडेड एसीज बेचने का और उन ब्रांडेड एसीज को बेचकर जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो मेरे को प्रॉफिट नाम की इनकम जनरेट होगी एंड वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के थ्रू ही होगी। ठीक है। नाउ बिजनेस मान लीजिए टी शर्ट्स बेचने का है, तो जो टी शर्ट्स बनाने की कॉस्ट है वो मान लीजिए 50,000 आई और आपने उन्हें 90,000 में या 95,000 में बेचा। तो जो भी गैप है, जो भी डिफरेंस है, वो आपका यहाँ बिजनेस प्रॉफिट है, विच इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, विच इज 95 माइनस 50, विच इज इक्वल टू 45,000। अब प्रॉफिट के दो टाइप्स हैं जो हमारे अकाउंट्स में बड़े इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रॉफिट आप ईयर एंड में, जब आप सारा काम कर चुके हो, जब आप सारे ऑपरेशंस कर चुके हो, तब आपको ये दोनों प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होते हैं। ये एक तरह से आपके बिजनेस की
साल की जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है, जो भी उसने मार्केट में अपना परफॉर्म किया है, ये उसका इंडिकेटर होते हैं दोनों प्रॉफिट। ठीक है, और ये साल के एंड में ही निकलेंगे। तो पहले आप पूरा साल अपना बिजनेस चलाओ, खर्चे करो, रेवेन्यू कमाओ, खर्चे करो, रेवेन्यू कमाओ। हर महीने थोड़ा खर्चा होगा, रेवेन्यू होगा, खर्चा होगा, रेवेन्यू होगा। फिर साल के एंड में सारे रेवेन्यूज और सारे खर्चे एक साथ लिस्ट आउट कर दिए जाएंगे एक खाते के अंदर, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उस खाते के अंदर ये सारे खर्चे आपके आ जाएंगे, और रेवेन्यूज भी आ जाएंगे। और फिर आप बताते हो कि वो प्रॉफिट्स कितने हुए, वो दो प्रॉफिट हमारे पास कितने कितने आए। पहला जो प्रॉफिट है, इसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। आप लोगों ने क्लास सेवन्थ एट्थ में ग्रॉस प्रॉफिट का नाम सुना होगा। यहाँ उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स जो आपको हुआ है, जैसे मान लीजिए आप शर्ट्स बेचते हो और शर्ट्स बेच के आपको 2 लाख रुपए का रेवेन्यू मिला। तो उस 2 लाख रुपए के रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में से, और ये साल भर का रेवेन्यू है, ठीक है, ये पूरे ईयर का रेवेन्यू मैं बता रहा हूं आपको, उसमें से आपने जितनी भी डायरेक्ट खर्चे किए थे इस रेवेन्यू को कमाने के लिए। डायरेक्ट खर्चों का मतलब क्या है कि शर्ट्स जैसे मैं बनाता हूं, तो शर्ट देखते ही मेरे माइंड में सबसे पहला शर्ट का फैब्रिक का खर्चा आ जाएगा, विच इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। जो टेलर लगा हुआ था इसको बनाने में, उसकी दिहाड़ी का माइंड में आ जाएगा कि वो भी हर दिन की कुछ ना कुछ वेजेस ले रहा होगा। तो दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। ये कॉटन गुजरात से अगर आई है, तो गुजरात से दिल्ली तक लाने के लिए, गाजियाबाद तक लाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कैरियज एक्सपेंस। वो भी एक तरह का डायरेक्ट कॉस्ट है। तो जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं, आपकी आपकी चीज को बनाने में जो भी खर्चे आपको करने पड़ गए प्रोडक्शन से पहले या प्रोडक्शन के दौरान, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट्स। तो मेरी शर्ट को बनाने में अगर मान लीजिए मेरी सारी डायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल है वो आया 1,20,000 रुपए, और इस 1,20,000 में क्या क्या है? फैक्ट्री के लेबर का वेजेस, मटेरियल का परचेज का खर्चा, कैरियज के खर्चे, ड्यूटीज जो मैंने दी मटेरियल खरीदने पे, जैसे जीएसटी वगैरह भी जो मैंने दिया, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी मैंने दी, इंपोर्ट अगर मैंने कुछ कराया है तो वो सारा, इंपोर्ट में सॉरी कस्टम्स ड्यूटी लगता है, गलत बोल गया मैं। कस्टम्स ड्यूटी अगर मान लीजिए मैंने इंपोर्ट के ऊपर पे करी है मटेरियल के, तो वो सारी ड्यूटीज, सारे टैक्सेस जितने भी हैं, वो सारे अगर मैं ऐड कर दूं, और वो सारा ऐड करके मैं रेवेन्यू में से माइनस कर दूं, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। और डायरेक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दे दिया है, वो खर्चे जो आपके गुड के या सर्विस के प्रोडक्शन से सीधे सीधे कनेक्टेड हैं। आप जो भी आइटम बनाते हो, मेन आइटम बनाते हो, उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी सीधे सीधे लिंक होने वाले खर्चे हैं, वो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट हैं। अब सिर्फ ये खर्चे तो नहीं हो रहे। जब शर्ट बन जाएगी तो मैं उसकी मार्केटिंग भी करूंगा, मैं उसकी एडवर्टाइजिंग भी करूंगा, मैं उसकी पैकेजिंग भी करूंगा, मैं उसके लिए सेल्समैन का भी कमीशन दूंगा, मैं उसके लिए स्टेशनरी के भी खर्चे कर रहा हूँ, कॉपी पेन में रिकॉर्ड बना रहा हूँ सारे, मैं उसके लिए लीगल खर्चे भी कर रहा हूँ, कोई लॉयर लूयर मैंने हायर कर रखा होगा जो मेरा जीएसटी वगैरह का सारा कुछ संभाल लेगा। ठीक है ना, सीए हायर कर रखा होगा जो मेरा लॉयर के साथ मिलकर सारा जीएसटी वगैरह हैंडल कर लेगा, चीज पंगे हैंडल कर लेगा। और ठीक है ना, मैंने ऑडिटर भी हायर कर रखा होगा तो उनके भी खर्चे होंगे, ऑफिस का रेंट, फैक्ट्री रेंट। अब ये सारे खर्चे ये प्रोडक्शन के बाद हो रहे हैं, तो इन्हें डायरेक्ट में नहीं काउंट करते, इन्हें हम करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर काउंट। और इनडायरेक्ट वाली कॉस्ट जब आपने काटनी शुरू कर दी प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, अगर आपने उनको भी एडजस्ट कर दिया, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, वो निकालना पड़ेगा। उसमें हम और भी दूसरी इनकम्स को जोड़ेंगे। अब ये इनकम्स आपके बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ग्राहक था, और उस ग्राहक को लोन चाहिए था, तो आपने उसे लोन प्रोवाइड कर दिया, और उस लोन पे अब आप इंटरेस्ट ले रहे हो। अब कायदान वो आपका कस्टमर जरूर था टी शर्ट्स का, बट आप उसे टी शर्ट्स बेचते हो, आपका काम लोन देना नहीं है। बट आपने लोन दिया और उस लोन से आपको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। सो दिस इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेशंस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग और इनडायरेक्ट इनकम। ऐसे ही मान लीजिए कि आपने किसी का सामान नहीं बिक रहा था और आपने बिकवा दिया, ब्रोकर टाइप बनकर। तो ब्रोकरेज इज नॉट योर वर्क, बट आप फिर भी कर रहे हो। तो ये कमीशन जो है वो भी इनडायरेक्ट इनकम की कैटेगरी में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में ये इनडायरेक्ट इनकम्स पहले तो जोड़ी जाएंगी,
और उसके बाद जो भी बाकी के खर्चे थे जिनके मैंने नाम लिए थे पीछे अभी, एडवर्टाइजिंग का, सैलरी का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, है ना, ऑफिस का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, वो सारे खर्चे अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग के लिए आप इनडायरेक्ट का भी नाम यूज कर सकते हो, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट गिव्स यू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है बेसिकली मेन प्रॉफिट। मुझे मेनली तो इसी को जानना है, ये मेरी मेन इनकम है, मुझे इसी को एसरटेन करना है। ठीक है। अब यहां एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों को समझेंगे। मान लीजिए कि मैं शर्ट्स की सेल करके 80,000 रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट करता हूं। अब जब मैं ये शर्ट्स बना रहा था तो कुछ खर्चे हुए। फैक्ट्री के वर्कर लगे हुए थे शर्ट्स बनाने में, उन्होंने 11,000 रुपए की सैलरी ली मुझसे पूरे साल। परचेज हुआ मटेरियल्स का, कॉटन का, जिसमें पूरे साल का खर्चा आया 20,000। मैंने कुछ टैक्सेस भी भरे हैं, जीएसटी वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह, उनका खर्चा हुआ 12,000। ठीक है। अब ये खर्चे मेरे प्रोडक्शन के दौरान या उससे पहले हुए, इनके बिना मैं शर्ट्स ना बना पाता, तो इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 80 में से जब ये 11, 20 और 12 मैं काट दूंगा तो जो आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो यहां आया, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, 80 माइनस 11, 20 और 12 का टोटल, यानी 80 माइनस 43, यानी 37,000। अब पीछे वापस जाते हैं। और भी खर्चे हुए हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग का खर्चा हुआ, इन्हीं शर्ट्स को बेचने के लिए बन गई, उसके बाद मैंने ऐड करी, शाहरुख खान वगैरह टाइप के सेलिब्रिटी लिए और उस पर खर्चा किया, और वो खर्चा मेरा मिला के हुआ सपोज 4,000। बहुत कम खर्चा है, नो डाउट, इतना नहीं होगा, इससे बहुत ज्यादा होगा, बट इमेजिनरीली मान लीजिए कि 4,000 रुपए का एडवर्टाइजिंग पे खर्चा हुआ। और आप फैक्ट्री और ऑफिस रेंट जो भर रहे हैं उसका भी खर्चा साल का हुआ 12,000। अब ये जो खर्चे हैं इन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये प्रोडक्शन के बाद हुए। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब मैं इनको भी हटा दूंगा, इनको भी माइनस कर दूंगा, तो जो प्रॉफिट आएगा ना वो मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट है। जीपी में से जब मैं इनको भी काट दूंगा, 37 में से 16 काट दिए मैंने, तो मेरा आया 21,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। यहां कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं थी, अगर वो इनडायरेक्ट इनकम होती तो जीपी में पहले वो ऐड होती, फिर हम इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करते। बट देर वॉज नो इनडायरेक्ट इनकम, ओनली आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ था। तो उसी से स्टार्ट करते करते हम पहले जीपी तक आए और जीपी से फिर हम नेट प्रॉफिट तक गए। गेन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इनकम दो तरह की हैं, एक जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन से सीधे सीधे कनेक्ट होती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रॉफिट, और एक जो आपके, ये देखिए प्रॉफिट की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दे भी दी है, कि जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आने वाली इनकम है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट्स। जैसे टी शर्ट्स मैं बेचता हूँ, तो टी शर्ट्स बेचना मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो उससे आने वाला इनकम कहलाता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के अलावा अगर मेरी किसी और जरिए से भी इनकम जनरेट हो रही है, वो बिजनेस के ऑपरेशंस नहीं है, कुछ और है, तो उसे हम कहते हैं गेन। जैसे कि मैंने कोई पुराना टीवी बेच दिया, या मैंने कोई पुराना रेडियो बेच दिया, मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया, तो उसे कहा जाता है गेन। ठीक है। अब गेन और प्रॉफिट है तो दोनों इनकम के ही चेहरे, बट गेन और प्रॉफिट की जनरेशन का जो तरीका है वो अलग है। प्रॉफिट आपके बिजनेस से सीधी कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम है। बिजनेस का मेन रीजन ही प्रॉफिट है। और गेन है कि बिजनेस करते करते साथ में हमें कुछ और अपॉर्चुनिटीज भी मिल गई जिनसे हमने लाभ कमा लिया, इनकम कमा ली, उसे हम कहते हैं गेन। ठीक है। तो गेन एक अलग सोर्स से आएगा और प्रॉफिट एक बिल्कुल अलग बिजनेस के कोर एक्टिविटीज से आने वाली इनकम है। लॉस। अब लॉस का मतलब है प्रॉफिट का उल्टा, फॉर्मूला भी इसका उल्टा ही है। ठीक है ना। आपके जब खर्चे ज्यादा हो गए और रेवेन्यूज कम हो गए, यानी आपका शर्ट बनाने में लग गया 1 लाख और वो शर्ट बिकी 80,000 की, तो 20,000 रुपए का जो नुकसान हुआ है आपको, दैट इज कॉल्ड लॉस। ठीक है। लॉस का मतलब है एक तरह से प्रॉफिट का उल्टा, यानी एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। ठीक है। आप अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लगाते हो और उसका आंसर नेगेटिव आता है, तो भी हम उसे लॉस ही कहेंगे। तो नेगेटिव प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस। ठीक है। सो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉस। नहीं, प्रॉफिट का ही फॉर्मूला आप लगाओ, और अगर उसका आंसर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। ठीक है।
नाउ लॉस मींस कि एक्सपेंसेस रेवेन्यू से एक्सीड कर गए, तभी जब हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर रहे हैं तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। लॉस एक जेनरिक टर्म है, और लॉस के अंदर यहां पर क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे। एक तो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज से लॉस है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपको टी शर्ट्स की सेल पे लॉस हुआ। दूसरा, अगर कोई डिजास्टर आ जाता है या कोई मैन मेड एक्टिविटी की वजह से हमें लॉस हो जाता है, जैसे थेफ्ट्स हो गए, चोरियां हो गई, या सामान पड़े पड़े मॉइस्चर की वजह से सड़ गया, या फिर फ्लड्स आ गए, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया और मेरा स्टॉक उसमें बर्बाद हो गया, ठीक है, फायर हो गई उस वजह से मेरा स्टॉक खराब हो गया, तो वो भी लॉस की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा, कोई ऐसा लॉस जो हमारा नॉन रिपीटेटिव या नॉन रिकरिंग एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हर बार नहीं होती, हर महीने नहीं होती, कभी कभार होती है, बट नुकसान दे गई। जैसे कि मैंने कोई एसेट, मैं सोच रहा था मैं 15,000 पे बेचूंगा, बट जब मैं मार्केट में लेके गया उसको, तो मुझे सिर्फ उसके 5,000 रुपए मिले। तो 15,000 मेरी उस एसेट की, मेरी किताबों में वैल्यू थी, मेरे हिसाब से उसकी कीमत थी, मेरे अकाउंट्स के हिसाब से कीमत थी। पर मार्केट ने जब मुझे उसका सिर्फ 5,000 रुपए दिया है, तो एक्सपेंस वॉज 15, रेवेन्यू रिसीव्ड इज 5, डिफरेंस आ रहा है 10,000 रुपए का, एंड दैट डिफरेंस इज अ नेगेटिव प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स यहां पे मैंने दिया है एग्जाम्पल में। आगे की जो टर्म्स हैं वो गुड्स से रिलेटेड हैं। गुड्स का मीनिंग आएगा उसमें, सर्विसेज का मीनिंग आएगा, गुड्स से रिलेटेड परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो सब है। बट मैं वीडियो की ड्यूरेशन छोटी रख रहा हूं, ताकि आप जितना भी पढ़ें वो आपका कंक्रीट रहे, सॉलिड रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज प्रमोट इट विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल कॉलेजेस। ओके, आई वुड बी रियली ग्लैड फॉर योर कमेंट्स। मैं कमेंट्स सेक्शन ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज मोटिवेटिंग इनपुट्स दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।